आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने भारत की राजनीति और पुलिसिंग दोनों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर। ये सिर्फ एक मुठभेड़ की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसके जवाब शायद आज भी कहीं दबे हुए हैं। तो बात है नवंबर 2005 की। एक खबर आती है, पुलिस एनकाउंटर में एक कथित आतंकवादी मारा गया। सुनने में तो ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी लगती है ना? ऐसा लगा कि कानून ने अपना काम कर दिया। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही थी? बहुत जल्द ही इस ऑफिशियल स्टोरी पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे जो परतें खुलनी शुरू हुईं, उन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि पुलिस की ऑफिशियल कहानी क्या थी और उस पर पहला शक कहां से पैदा हुआ। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने थीं। एक तरफ पुलिस का कहना था कि 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख ने उन पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। सिंपल सेल्फ डिफेंस। लेकिन दूसरी तरफ सोहराबुद्दीन का भाई रुबाबुद्दीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसका कहना था कि ये एनकाउंटर फर्जी है और मेरी भाभी कौसर भी कहाँ है, वो तो लापता है। बस यहीं से इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये सोहराबुद्दीन शेख था कौन, क्योंकि उसकी पहचान ही इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी बन गई थी। और ये देखिए, एक ही आदमी और उसकी 3 अलग-अलग पहचानें बताई जा रही थी। गुजरात पुलिस के डीजी वंजारा ने कहा कि वो लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई से जुड़ा आतंकवादी था। एक दूसरी थ्योरी थी कि वो मार्बल व्यापारियों से जबरन वसूली करने वाला एक गैंग चलाता था। और फिर जब सीबीआई की एंट्री हुई तो उनकी चार्जशीट में एक बिल्कुल ही अलग कहानी थी कि वो तो खुद पुलिस के लिए वसूली रैकेट में काम करता था। मतलब एक ही इंसान आतंकवादी भी, वसूलीबाज भी और पुलिस का मोहरा भी। ये कैसे हो सकता है? तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस की ये जो शुरुआती कहानी थी वो कैसे धीरे धीरे बिखरने लगी। मामले में पहला बड़ा ट्विस्ट आया फोन रिकॉर्ड से। इन्वेस्टिगेटर रजनीश राय ने कुछ बहुत ही अजीब पाया। उन्होंने देखा कि केस के अहम मोड़ों के आसपास तब के होम मिनिस्टर अमित शाह और पुलिस अधिकारियों के बीच कॉल्स की संख्या अचानक बहुत बढ़ जाती थी। अब सोचिए, एक मिनिस्टर का सीधे एसपी लेवल के अफसरों को फोन करना, ये कोई नॉर्मल प्रोटोकॉल तो नहीं था। और बस इन्हीं कॉल रिकॉर्ड्स के दम पर राय ने अप्रैल 2007 में 3 सीनियर आईपीएस अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर आता है जांच का एक और चौंकाने वाला पहलू। एक ही अफसर, गीता जौहरी, और उनकी 2 रिपोर्ट जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थीं। देखिए, सितंबर 2006 में अपनी पहली रिपोर्ट में वो इस एनकाउंटर को कानून का मजाक बताती हैं और सीबीआई जांच की सिफारिश करती हैं। लेकिन 2 साल बाद सितंबर 2008 में वो अपनी ही बात से पलट जाती हैं। वो कहती हैं कि एक अहम गवाह तुलसीराम प्रजापति तो अपहरण के वक्त वहां था ही नहीं। मतलब एक पूरा यू टर्न। ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। अब तक तो ये केस गुजरात पुलिस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, लेकिन फिर इस मामले में एंट्री हुई सीबीआई की। और सीबीआई ने जो खुलासा किया वो किसी बम से कम नहीं था। सीबीआई का सीधा आरोप था कि ये पूरा मामला आतंकवाद का है ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट था। मतलब धमकियों और डर का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से पैसा वसूलने का एक ऑर्गेनाइज धंधा। और सीबीआई के मुताबिक ये रैकेट कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग चला रहे थे। तो सीबीआई की थियोरी के हिसाब से सोहराबुद्दीन पुलिस का दुश्मन नहीं, बल्कि उनका हथियार था। अब ये रैकेट काम कैसे करता था? सीबीआई के अनुसार सबसे पहले कथित तौर पर अमित शाह जैसे नेताओं से वंजारा और चुडासमा जैसे पुलिस अधिकारियों को सिग्नल मिलता था। फिर ये अफसर सोहराबुद्दीन को किसी खास बिजनेसमैन को डराने धमकाने का काम देते थे। जब बिजनेसमैन डर जाता तो वो सोहराबुद्दीन से बचाने के नाम पर पुलिस को मोटी रकम देता और आखिर में वसूली का ये पैसा कथित तौर पर नेताओं और पुलिस अफसरों में बट जाता था। ये वाकई एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप था। तो इतनी लंबी जांच, इतनी गिरफ्तारियों और इतने राजनीतिक बवाल के बाद ये केस आखिरकार पहुंचा अपनी मंजिल, यानी अदालत। लेकिन कोर्ट में जो हुआ वो भी कम नाटकीय नहीं था। देखिए जरा इस टाइमलाइन को। जून 2014 जज जेटी उत्पत, जो अमित शाह की कोर्ट में पेशी पर अड़े थे, उनका ट्रांसफर हो जाता है। फिर दिसंबर 2014 में जो नए जज आते हैं, बीएच लोया, उनकी रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है।
उसी महीने अगले जज M.B. गोसावी अमित शाह को केस से डिस्चार्ज कर देते हैं और आखिर में दिसंबर 2018 में आखिरी जज S.J. शर्मा बाकी बचे सभी आरोपियों को बरी कर देते हैं। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने ट्रायल पर कई सवाल खड़े किए और आखिर में फैसला क्या आया? 22 कुल 22 आरोपी, जिनमें सीनियर पुलिस अफसर भी थे, सभी बरी हो गए। वजह? सबूतों की कमी। मतलब सालों की जांच, CBI की चार्जशीट, इतना सब कुछ और नतीजा सिफर। यहाँ तक कि फैसला सुनाते वक्त खुद जज S.J. शर्मा ने भी कहा, परिवारों के लिए खेद है, लेकिन अदालत केवल सबूतों पर काम करती है। उनका कहना था कि उन्हें सहानुभूति है, लेकिन कोर्ट को फैसला सबूतों के आधार पर करना होता है और अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन मजबूत सबूत पेश ही नहीं कर पाया। तो आखिर में हम सब एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं। ये तो सच है कि 2 लोगों की मौत हुई, सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी। लेकिन अगर अदालत के मुताबिक सभी 22 आरोपी बेगुनाह थे, तो फिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।